बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़हर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। माह रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है, जिसे जहन्नुम से निजात का अशरा कहा जाता है। आज 23वां रोज़ा है। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने और ख़ास तौर पर इस अशरे के फ़ज़ाइल को समेटने की हिम्मत और ताकत अता फरमा। आमीन। नाजरीन, अल्लाह की राह में खर्च किया जाने वाला हर एक पैसा, हर एक निवाला, हर एक लम्हा पलटकर हमारे नसीब में बरकत, रहमत और मग़फ़िरत की सूरत में आता है। ज़कात माली इबादत है जो माल को पाक करती है, फितराना ईद की खुशियों में तवाज़ुन पैदा करता है। सदका बलाओं को टालता है और खैरात दिल को नर्म और रूह को मुनव्वर करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो क्योंकि ये गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। क्या हर मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज है? अगर कोई मकरूज़ हो तो क्या वो ज़कात देगा? और क्या ज़कात सिर्फ रमज़ान में ही देनी चाहिए या साल में किसी भी वक्त दी जा सकती है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर फैज़ुल्लाह बगदादी साहब। बहुत शुक्रिया बगदादी साहब, आपके वक्त का खुश आमदीद कहते हैं आपको। सर, ये बताइएगा कि ज़कात की फ़र्ज़ियत की असल रूह क्या है, और क्या ये सिर्फ एक माली फरीज़ा है माल को पाक करने के लिए, या इसका मकसद ये भी है कि माशरे में अदल और मसावात जो है वो कायम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने ज़कात के हवाले से बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। इसके हवाले से ये अर्ज़ है कि कुरान पाक ने इसके जो मसारफ़ बयान किए हैं वो 8 मसारफ़। सही। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तो इसमें 8 मसारफ़ हैं, 8 बंदे हैं जिनको जिक्र किया गया है। उन 8 बंदों में से पहले सबसे है मसाकीन और फ़ुक़रा, और उसके बाद वो लोग जो ज़कात कलेक्ट करते हैं वो भी मसारफ़ में आ जाते हैं। इसके अलावा किसी की गर्दन छिड़वाने के लिए, यानी उसको गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए आप ज़कात को सर्फ कर सकते हैं। अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले पर ज़कात खर्च कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो जो इसमें फंसे हुए लोग हैं गुर्बत में, पॉवर्टी में, उनको आप निकालने के लिए आप ज़कात को आप खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो चीज़ इन्फर होती है वो ये है कि ज़कात का बेसिक मकसद जो है वो मतलब जो हैव्स हैं और जो हैव नॉट्स हैं, तो जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स को जो है वो उस गर्दाब से निकालेंगे। इसका बेसिक मकसद है जो हमें इस आयत से मिलता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है रमज़ान मुबारक में की अगर हम बात करी जाए तो इसमें सदका फ़ितर जो है, जिसको हम फितराना भी कहते हैं, फितरा भी कहते हैं, मुख्तलिफ उसके नाम हैं। तो ये भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया, और इसके मसारफ़ भी बैन ही वही हैं जो ज़कात के मसारफ़ हैं। तो जिन जिन को आप ज़कात दे सकते हैं उनको आप सदका फ़ितर भी दे सकते हैं, सवाए एक के जो आमिलीन हैं, जो ज़कात के कलेक्टर हैं, वो ज़कात तो ले सकते हैं, यानी ज़कात का पैसा आप उन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सदका फ़ितर उनको आप नहीं दे सकते। तो अदर देन दिस वन, जो बाकी 7 हैं, उन पर आप सदका फ़ितर भी दे सकते हैं। तो सदका फ़ितर के हवाले से अगर आप बात की जाए तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी इससे हमें सदका फ़ितर की जो रीज़न है जी, जो इसकी हिकमत है वो हमें समझ आ जाती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़र्ज़ किया तुहरतन लिस्साइमीन मिनल लग़्वी वर्रफ़सी व तुअमतन लिल मसाकीन, कि इसको हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया कि ये जो रोज़ादार हैं उनके, यानी रोज़े के दौरान अगर कोई लगवियात हो जाती हैं, कोई बेहुदा गोई हो जाती है, तो ये जो सदका फ़ितर है उसको कंपनसेट करता है। गोया एक कंपनसेशन है जो रोज़े में कमी कजी रह जाती है। दूसरी जो इसकी हिकमत बयान की गई है वो ये है कि तुअमतन लिल मसाकीन, कि जो मसाकीन हैं जिनके पास कुछ नहीं है और जो मसारफ़ ज़कात के मुस्तहक़ीन में से एक हैं, ये उनके लिए उनको हेल्प आउट करने का एक ज़रिया है सदका फ़ितर। तो ये हम ज़कात को और सदका फ़ितर को मतलब पैरेलल लेकर भी चल सकते हैं, लेकिन ज़कात के लिए एक मखसूस निसाब है। सही। मसलन 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो,
और उस पर पूरा एक साल गुजरा हो, उसको फिक्र इस्लाम में कहते हैं हौलाने हौल, यानी पूरा साल गुजर जाए और आप साहिब निसाब हैं, देन आप ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, सिर्फ सोने और चांदी पर ही लागू होती है या फिर कोई और जायदाद सरमाया हो तो भी आपने ज़कात देनी है? बिल्कुल, कोई भी आपके पास इस तरह की मालियत है जो इतनी मालियत की इक्वल है उसके, इक्वल है, मतलब 7.5 तोले सोने के और 52.5 तोले चांदी के। इसमें एक बड़ी एक रेलिवेंट चीज़ है और जिसका हम आज के दौर में ख्याल नहीं करते जी, वो ये है कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़कात के लिए निसाब इन चीज़ों को डिक्लेयर किया, सोने और चांदी को, उस वक्त सोने और चांदी की जो कीमत थी वो इक्वल थी। यानी जितना सोना मालियत का इतना बनता था 7.5 तोले, उतने ही 52.5 तोले की चांदी बनती थी। ठीक है, लेकिन आज के दौर में देखें तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। इवन आपके पास 1/2 तोला सोना है तो उससे आप 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं। इतना डिफरेंस आ गया। यही वजह है कि आज के दौर में जितने भी हमारे फुकाहाए कराम हैं और हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो इस तरफ आ रही है कि जो निसाब है वो चांदी को बनाया जाए। इसको अब मैं यूँ समझा देता हूँ कि मसलन 7.5 तोले हमारे पास सोना है, उसकी मालियत बनती है तकरीबन आप क्या लें राउंड अबाउट 20 लाख। ठीक है, जबकि जो 52.5 तोले चांदी है उसकी अगर आप मालियत देखें तो वो तकरीबन 1,79,000 समथिंग बनती है। तो यानी 2.25 लाख आप क्या लें, तो कहाँ 20 लाख और कहाँ 2 लाख और कहाँ 2.25 लाख। तो अब लोग जो हैं, एक बंदे के पास 19 लाख है, जस्ट 1 लाख उसको लैग कर रहा है, वो ज़कात नहीं दे रहा। और रीजन उसकी क्या बयान करेगा कि मैं तो साहिब निसाब नहीं हूँ, उतना नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर यही चीज आप चांदी पर ले आए तो इसमें बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में फाल करेंगे और बहुत सारे ये जो सर्कल है ये वसी हो सकता है और इसमें आम पॉवर्टी के लिए अच्छा सर, ये भी जरा बताइएगा कि क्या ज़कात सिर्फ रमजान में अदा करना जरूरी है या इसे साल के दौरान किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है? ये भी आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बड़ी मिसकंसेप्शन है इस हवाले से जी, कि हम लोग इसमें हम देखें, हम जो ज़कात का बेसिक पर्पज़ हमने शुरू में बयान किया वो ये है कि आप जो नीडीज़ हैं उनको आप उनकी नीड फुलफिल करें। तो जैसे ही आप साहिब निसाब हो जाते हैं, यानी 7.5 तोले आपके पास सोना है या 52.5 तोले आपके पास चांदी है और उस पर पूरा साल गुजर गया है, इसका मतलब है कि आप साहिब निसाब हो गए हैं। अब आप पर ज़कात देना फ़र्ज हो गया है। तो आप जैसे किसी को देखें, किसी अपने रिश्तेदारों में से, किसी अड़ोस पड़ोस में से, महल्ले में कोई परेशान हाल है, गुर्बत की चक्की में पिस रहा है या उसका कोई बीमार है उसके अज़ा कारम में से, तो आप जस्ट इसलिए ज़कात को पेंड किए रखें कि जब रमज़ान आएगा तो फिर मैं ज़कात दूँ। तो ये जस्ट लोग हमारे करते हैं सवाब की खातिर कि रमज़ान में, चूँकि रमज़ान का महीना है, इसमें जो अजर सवाब है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। को करने का मकसद भी यही था कि हम देख रहे होते हैं कि जो लोग ज़कात भी दे रहे हैं, सदकात भी दे रहे हैं, फितराना भी दे रहे हैं और राशन बैग भी तकसीम कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं लोगों को, तो वो रमजान में बहुत ज्यादा हो रहा होता है। बाकी 11 महीनों में बहुत भी जरूरत होती है। थ्रू आउट द ईयर भी ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो उधर नहीं जाती। तो जस्ट सवाब कमाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये एक मुनासिब चीज नहीं है। तो जैसे ही आप पर ज़कात फर्ज हो गई है, आप साहिब निसाब हो गए हैं, तो आप किसी भी कमजोर को देखते हैं, जरूरतमंद को देखते हैं, तो आपको फौरी उसकी जो है वो हाजत पूरी करनी चाहिए। सवाब आपको मिलता ही रहेगा कि रमजान में ज्यादा सवाब मिलेगा। बिल्कुल यही रीजन है कि इसमें चूंकि एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है जी, और एक फर्ज जो है वो 70 गुना उसका सवाब बढ़ जाता है। तो यही सदका खैरात में भी आ जाता है कि कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है अजर। तो लोग इस अजर को गेन करने के लिए वो पेंड किए रखते हैं कि जब रमजान आएगा तो हम। अच्छा सर, इसमें भी रहनुमाई कर दीजिएगा कि अगर कोई मकरूज है क्या उसे ज़कात दी जा सकती है, और अगर दी जा सकती है तो क्या उस पैसों से वो अपना कर्ज उतार सकता है, वो जायज़ है? बिल्कुल, इसको तो जो नस है कुरान की उसमें आया है। इसको अदर वे राउंड आप यूँ भी कर सकते थे कि अगर कोई मकरूज है तो क्या वो ज़कात दे सकता है। इसमें बड़ा ये वैलिड क्वेश्चन है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि अगर उसका कर्जा, मसलन एक बंदा करोड़पति है, उसने 2 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है, अब वो कहता है कि मैं तो मकरूज हूँ, मैं क्यों ज़कात दूँ। अच्छा, हालांकि उसका अगर उसके पैसों में से एसेट्स देख लिए जाए, उसका कर्ज पे कर दिया जाए, तो फिर भी वो साहिब निसाब है। तो इट मीन कि उसको ज़कात देनी चाहिए। तो अगर तो कर्ज देकर वो साहिब निसाब नहीं रहता, जो उसकी मालियत फिक्स है उससे कम हो जाता है, डाउन आ जाता है, देन उसको ज़कात नहीं देनी चाहिए। तो पहले कर्ज किसी का अदा करे, उसके बाद ज़कात दे।
लेकिन अगर उसके पास एसेट उस कर्ज के अलावा भी इतने हैं कि वो साहिब निसाब है, देन उसको ज़कात देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ज़कात है ये अपने करीबी रिश्तेदारों को भी दी जा सकती है जो डिजर्विंग है, और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती? बिल्कुल, इस हवाले से ये है कि सादा सा एक फार्मूला है जी, वो मैं बयान कर देता हूँ कि जो आपके उसूल और फुरू है, उसूल का मतलब है कि आपका बाप दादा परदादा ये ऊपर जो लड़ी जा रही है जी, इसको नहीं आप दे सकते, ठीक है। और नीचे जो जा रहे हैं मतलब आपका बेटा है, पोता है, आनवर पड़पोता है, इनको नहीं दे सकते। अच्छा, बाकी रही तरफैन, हाँ जी, उसमें आपके बहन भाई आ जाते हैं, हाँ, आपके मामों मामे रिश्तेदार जितने भी हैं, भतीजे भतीजियाँ, इवन आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, अगर वो डिजर्विंग हैं तो आप उनको भी ज़कात दे सकते हैं। बल्कि इसमें यह है कि ज़कात देनी ही करीबी रिश्तेदारों को चाहिए। इसके वाले से एक हदीस में अर्ज करता हूँ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सदक़तु अलल मस्कीन सदक़तुन वस्सदक़तु अला ज़ी रहमिन सदक़तुन वसिलतुन, कि अगर आप मस्कीन पर सदका करते हैं तो ये महज आपका सदका है जी, लेकिन आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार पर सदका करते हैं तो इसके दो सवाब हैं। अच्छा, वो दवा सवाब कैसे है कि सदके का सवाब तो है ही आपको कि वो सदका है, दूसरा ये है कि इसमें एक सिला रहमी का पहलू आ जाता है वाह, कि आपने अपने किसी करीबी रिश्तेदार पर खर्च किया है तो ये दोहरा सवाब आपको मिलेगा। तो इसके वैसे भी एक जुमला कहा जाता है कि अव्वल खेश बाद दरवेश, यानी सबसे पहले अपने बाद में फिर आप दरवेशों को देखें। तो ये हम इसमें बड़ा जो है अपने करीबी रिश्तेदारों को, बहन भाई को इग्नोर कर जाते हैं कि पता नहीं मैं उनको सर ज़कात रिश्तेदारों के हवाले से तो डॉक्टर साहब क्लैरिटी आ गई, ये भी बताइएगा कि सादात का क्या मामला है? हाँ, सादात के हवाले से ये है कि उन पर ज़कात नहीं लगती, ठीक है, इस पर कैटेगोरिकली हदीस है बिल्कुल और सही, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, क्योंकि जो सदकात होते हैं ये कह लें कि माल की एक जो है ना प्योरिटी के लिए उसको किया जाता है, ये माल की मैल कुचैल होती है जिसको दूर किया जाता है। तो सादात एक ऐसी नस्ल है, पाक है, पाक ज़ात है, तो उन पर आप इस तरह का माल उनके लिए वैलिड नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये जायज़ नहीं। अच्छा सर, सदका और खैरात में क्या फ़र्क होता है? और जो सदका है वो सिर्फ माली मदद होती है या इसके अलावा किसी से अच्छे से बात कर लेना, मुस्कुराहट कर बात कर लेना, या अच्छा इखलाक, ये भी सदके में आता है? बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि हम जस्ट माल को सदका समझ रहे होते हैं, और सदका और खैरात ये एक सेम आप कह लें कि मुतरादिफात हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सदका जस्ट माली खैरात जो है ना, ये सदका नहीं है, बल्कि सदके की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बल्कि यहाँ तक हदीस में आता है कि आप अपनी बीवी को लुकमा खिलाते हैं, उसके मुंह में लुकमा डालते हैं, तो ये भी सदका है। आप किसी भाई के डोल में पानी डाल देते हैं, अपने डोल से उसके डोल में पानी डाल देते हैं, ये भी सदका है। आप किसी भाई को वो सवारी पर चढ़ना चाह रहा है, उसमें घोड़े पर सवार होना चाह रहा है, ऊँट पर सवार होना चाह रहा है, उसके लिए मुश्किल आप पेश आ रही है, आप उसको हेल्प करते हैं, तो ये भी आपके लिए सदका है। इसी तरह आप रास्ते में तकलीफ दे चीज़ें पड़ी हुई हैं, कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, कांटा पड़ा हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ पड़ी हुई है, आप उस तकलीफ दे को चीज़ को हटा देते हैं, तो ये भी सदका है। इसी तरह अगर आप किसी अपने भाई को स्माइलिंग फेस के साथ, खुशी के साथ आप मिल लेते हैं, तो ये भी सदका है। उसको अच्छा मशवरा दे देते हैं, ये भी सदका है। उसके साथ आप अच्छी बात कर लेते हैं, ये भी सदका है। बिल्कुल तो ठीक है। की सो मेनी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हैं जितनी बहुत भी सारी डिस्कस कर लें। जी, डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि सदका फितर कितनी रकम देनी चाहिए इस रमज़ान में अगर हम देख लें, और इसे किस वक्त अदा करना अफजल है? मतलब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ईद से बिल्कुल पहले ही जनाब हम इसको अदा करें, तो या इसी हम देखें पहले अशरे में भी इसकी अदायगी मुमकिन हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, इसमें आप इसका जो अफजल वक़्त है जी, जो वाजिब है और जो मसनून है, वो ये है कि जो ईद उल फितर का दिन होता है, तो उसकी जो सुबह सादिक तुलू होती है, उस वक़्त से लेकर आप नमाज की ईद जाते हैं, तो उससे पहले पहले ये अदा करना ये अफजल और वाजिब है। लेकिन आप किसी भी वक़्त अदा कर सकते हैं, हो जाएगा। और अगर ईद का भी वक़्त गुजर गया है जी, तो ये आपका जो सदका है ये आपसे साकत नहीं होगा। यानी ये आप कहें कि अब चूंकि टाइम गुजर गया है, ये मुझसे माफ़ हो गया, तो ऐसा नहीं है। इवन ये उम्र भर आप पर रहेगा, और जब भी आप इसको अदा करेंगे ये कज़ा नहीं होगा, ये अदा ही होगा। लेकिन आपने अदा ज़रूर करना है, इसमें कोई छूट नहीं है, क्योंकि ये वाजिब है। और वाजिब का मतलब है कि कंपलसरी है, इसमें ऑप्शनल नहीं है कि आप कर लें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। इवन यहाँ तक कहता है कि इसके लिए रोज़ा रखना भी शर्त नहीं है। अगर किसी वजह से किसी का रोज़ा रह गया, कोई बीमार है या सफ़र पर है या किसी उज़र की वजह से,
इवन किसी ने इंटेंशनली रोज़े नहीं रखे जी, तब भी वो जो है वो सदका फितर वो अदा करेगा। अब रहा इसका सवाल कि ये कितना होता है, जी, तो इसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अहादीस में कुछ अजनास हैं जिनको बयान किया है और वो आज के दिन तक वही चली आ रही हैं। उसमें मसलन गंदम है, जौ है, उसमें आपकी किशमिश है जी, और उसमें जो है वो खजूर है। तो इसमें भी देखना चाहिए कि जो बंदा जितनी इस्तिताअत रखता है माली वाले से, उसी को वही सदका इख्तियार करना चाहिए। मसलन एक बंदा जो है वो करोड़पति है जी, और एक बंदा बेचारा लाखपति है, अब दोनों जो है वो गंदम का जो है वो सदका दे रहे हैं, सदका फितर, तो ये इसमें मतलब वैलिड चीज़ नहीं है। तो मसलन इसमें जो है सबसे महंगी चीज़ जो आती है वो पनीर आ जाती है जी, पनीर की जो अब फी ज़माना कीमत देखें तो वो लगभग 7,500 पर केजी है जी। तो अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे जो लोएस्ट सदका रखा है इसमें सदका फितर में वो गंदम है। गंदम है, और गंदम का अलैहिस्सलाम ने फरमाया निस्फ सा। गंदम के अलावा अदर देन गंदम जो बाकी अजनास थी उनके लिए रखा 1 सा। ये एक अरबी पैमाना है। जी, अब 1 सा जो होता है ये तकरीबन 3.25 सेर का होता है। अब सेर जो होता है ये पुरानी काई है, ये किलो और सेर का चलता हाँ था। जी। तो आजकल जो होता है उसको 3.25 सेर को कहते हैं कि 4 केजी 4 किलो ठीक जो है, और जो हाफ सा है, निस्फ सा है, उसका कहते हैं कि 2 केजी, यानी 2 किलो आप गंदम या आटा। चले सर, हम तो उसकी माजरत में कीमत दे करती दें। हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है, काफी हद तक लेकिन क्लैरिटी बड़े हो गई है। अच्छे अंदाज में डॉक्टर बिल्कुल, साहब बहुत आपने अच्छे अंदाज में रहनुमाई फरमाई आपने है। गुफ्तगू की है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा सेगमेंट इफ्तार पकवान, जिसमें होंगी हमारी साथियां नजफ राजा और अनम शेख। तो देखते रहिए सदाए रमजान। अस्सलामुअलैकुम। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन के इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नजफ राजा और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरा तो रोज़ा नाज़रीन थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा लथार्जिक फील कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप नहीं कर रहे होंगे, आपका फ्रेश ही होगा और आपके रोज़े बेहतरीन गुजरे होंगे। और हमेशा की तरह अपना फ़र्ज़ निभाते हुए मैं सुनो किचन में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने ताउन किया है। सबरोसो है, 7 अप मिक्सेस है, हमारे पास डालडा है, हमारे पास विम है, इसके साथ साथ ऑल्पर्स है, सर्फ एक्सेल है, और मैंने लाइफ बॉय हैंड वॉश से अच्छे तरीके से हाथ भी धो लिए हैं ताकि जर्म्स को दूर भगाया जा सके। सुनो किचन की हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको अफ्तारी में मज़े मज़े के खाने सिखाए जाएं, क्या बन रहा है, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें डलेंगी, उसके लिए आज क्या बनेगा और किस तरह बनेगा, उसके लिए दावत देना चाहूँगी अपनी शेफ़ को, अनम शेख को, जो कि आज के बताएंगी कि क्या बन रहा है किचन में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ज़बरदस्त, आप बताइए कैसी हैं? आप नहीं आज सही लग रही, थोड़ी थोड़ी हाँ, थोड़ा सा स्लो चल कोई रहा बात नहीं, हम अभी आपको किचन में काम कराएंगे और आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगी। क्या बात किचन भी है। आपको पता है एक तरह से एक थेरेपी है, Therapy, अगर आप उसको exactly. अंडरस्टैंड करें तो हाँ। तो इसीलिए जो है आज की और आपको आप मुझे थेरेपी, कहना चाह रही कि मैं आपकी थेरेपी शुरू करने जी वाली मैं अब आपकी थेरेपी करूंगी। और वो चीज ऐसे करेंगे कि हम काम करवाएंगे ना नजफ से, जब नजफ काम करेंगी तो वो बिजी होंगी और उनको बिल्कुल भी भूल जाएगा कि भूल उनको जाएगा। थोड़ा सा रोजा लग रहा है। एग्जैक्टली तो आज की जो रेसिपी है बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं डबल चीज फजीदा सैंडविचेस। बड़ी ही क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप जो है ये गर्मा गर्म जो है अपने अफ्तार के मतलब अफ्तार में भी बना सकते हैं और साथ में आप इसके अंदर जो है अपनी सहर में भी बना सकते हैं। अगर आपका सैंडविच खाने को दिल है, थोड़ा सा लाइट रखना चाह रहे हैं अपनी सहरी को, तो आप जो है ये सैंडविचेस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी जो कोटिंग है जो इसके अंदर जो डलेगी फिलिंग, वो भी आप बनाकर जो है 1 आध दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके लिए हम सबरोसो का चिकन यूज़ कर रहे हैं, हम थाई पीस यूज़ कर रहे हैं। उसको थिनली स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल हमें थिन स्लाइसेस चाहिए ताकि जो है एज सून एज पॉसिबल इतनी थिकनेस हमें अपने चिकन की चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, आप इसके अंदर कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 3 कलर्स की जो है बेल पेपर और कैप्सिकम यूज़ करूँगी। इसके अंदर जो है मशरूम्स और ऑलिव्स ऑप्शनल हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये इसमें ऐड करेंगे, हैलपिनोस जाएंगे। इस तरह से सारी एक फिलिंग रेडी कर लेंगे पहले और उसके बाद उसको अपने टोस्ट के अंदर फिल करेंगे। फिल करने के बाद अवन की ट्रे पे थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे बेक, ऊपर से थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल के। क्या बात है, जबरदस्त। तो यहाँ से ले लेते हैं पैन और आप इसमें डालें थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल और डालडा कुकिंग ऑयल डालकर हम इसको कुक करेंगे। सबसे पहले हम अपने
डालडा कुकिंग ऑयल डालकर इसको थोड़ी देर गर्म करेंगे और उसके राइट अवे ही हम दैट्स इट। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक, और गार्लिक को डालकर हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑयल की क्वांटिटी जो है हम इसके अंदर तकरीबन जो है 1/4 कप के करीब जो है ऑयल की ऐड करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट होंगे 4 to 6 टेबलस्पून के करीब। लाइट से आपने इसको जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालकर उसको इतना कुक करेंगे कि स्लाइड वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे, और उसके बाद जो है हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक। नियाज सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले। जिद्दी दाग जैसे कि केचप, चाय, कॉफी, करी, सालन, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह जो कपड़ों की तह में चले जाते हैं, नियाज सर्फ एक्सेल अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इन जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह से खींच निकालता है। तो इन जिद्दी गहरे दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। हाँ, अब ये हो गया जी लाइट गोल्डन ब्राउन, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन थाई यूज़ कर रहे हैं आप, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको डालकर जो है अच्छे तरीके से हम कुक करेंगे ताकि चिकन अपना जो है वो कलर चेंज करना शुरू कर दे। इस तरीके से जो है अपने चिकन को अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लेना है। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें अब ये लाइट जो है वाइटिश साइड पे जा रहा है, इसी तरीके से जो है आपने इसको कुक करना है। अच्छा, इसमें पानी अभी हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन ने राइट अवे अपना पानी जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जो है ये अभी जितनी देर में चिकन कुक हो रहा है तो मैं यहाँ से इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। तो स्पाइसेस ऐड करेंगे अब इसके अंदर हम कि क्या क्या डलेगा चिकन के अंदर। जी बिल्कुल, तो इसके अंदर जाएगा सबसे पहले सॉल्ट, हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, जितना भी चाहें। कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। वैसे अमूमन मैं प्रेफर करती हूँ कि अफ्तार में या सहरी में, वैसे भी रमज़ान में आपको सॉल्ट का कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर पैदा करता है। तो सॉल्ट भी, लेकिन इतना कम भी ना हो कि ऑब्वियसली आपका वो शुगर लेवल या आपको चक्कर आने लगे, क्योंकि आपको बीपी भी ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल, अभी मैंने इसके अंदर व्हाइट पेपर ऐड की है, बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर है। पेपरिका बेसिकली सिर्फ कलर देता है और आपके चिकन के अंदर एक स्मोक सा आ जाता है। बिल्कुल 1/3 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, साथ में थोड़ी सी इसमें जाएगी रेड चिली क्रश। दैट्स इट। और अब हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही ये कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हम चिकन थाई यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो चिकन थाई जो होता है बेसिकली उसके अंदर थोड़ा सा टेंडेंसी होती है, थोड़ा देर से वो कुक होता है, लाइक 7 to 8 मिनट्स लग जाते हैं उसको कुक होने में। तो जैसे ही ये चिकन हमारा डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल देंगे, साथ ही सॉसेज ऐड कर देंगे इसके अंदर, जो कि सोया सॉस जाएगी, इसके अंदर थोड़ा सा जो है ऑयस्टर सॉस जाएगी, चिली सॉस जाएगी, डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कुक करेंगे। और फिर लास्ट में जब ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा हम इसके अंदर बेल पेपर्स एंड कैप्सिकम ऐड करेंगे और स्टोव को कर देंगे बंद। क्या बात है जी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी ताकि चिकन जो है हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। बस। और मीनवाइल जो है मैं अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लूँगी और चिकन तब तक जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा और ये जूसी बनेगा काफ़ी। आपने इस तरीके से जो है इसको पकने के लिए छोड़ देना। थोड़ा सा लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। आप अगर बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी जो है पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितने थिन स्लाइस होंगे वो उसी में ही जो है वो पक जाएगा। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है, एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। चले जी, अब हम कट कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स। रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर एंड कैप्सिकम। और शेप हम कौन सी रखेंगे? क्रश रखेंगे? हम इसके अंदर जूलियन कटिंग कर रहे हैं। सब कुछ लंबा लंबा कट करेंगे हम इसके अंदर। तो वो ब्रेड से बाहर तो नहीं आएगा? नहीं, होपफुली। जी बिल्कुल। हम जो है स्लाइसेस को इतना बड़ा नहीं रखेंगे, मतलब कि नॉर्मल साइज के स्लाइसेस रखेंगे जो इजीली हमारी ब्रेड में आ जाए।
आप चाहें तो क्यूब कट भी कर सकते हैं, ये तो टोटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अब इस तरह से जब हम इसको कट करेंगे तो ये इजीली जो है हमारे वो उसमें बहुत आ ही जाएगा। बारीक, और जी। जो ही आप सॉटे करेंगे इसके अंदर तो वो मजीद थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, क्रंच भी उसके अंदर होगा। तो नाज़रीन, अनम जो है कटिंग करेगी और कटिंग को डालेगी इस सॉस के अंदर, इस पेस्ट के अंदर, और ये तैयार हो जाएगा। इसको हम ब्रेड के अंदर फिलिंग करेंगे, अभी अनम आपको करके बताएगी। इसके साथ साथ हम आज चॉकलेट शेक भी बनाने वाले हैं। चॉकलेट ओरियो शेक बनाने जा रहे हैं। अच्छा, चॉकलेट ओरियो शेक, और दूध इस्तेमाल होगा ऑलपर्स का, जो कि 100% प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क है। बिल्कुल। अब ये फिलिंग रेडी हो गई। आपके पास घर में अगर टाइम हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ठंडे होने का टाइम दें। ठीक है। यहाँ से जो है हम अपने अवन की डिश पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर हम लगाते हैं सबसे पहले जो है डालडा का कुकिंग ऑयल। आप इसके ऊपर अगर एक सिर्फ टेबल स्पून रख डालें ताकि मैं इसके ऊपर जो है इसको कर सकूँ। बस हमने डाला है इस पर डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि और जहाँ ममता वहाँ पर डालडा। जी बिल्कुल। और इसको जो है अच्छी तरीके से हम कर लेंगे ग्रीस, साइड्स को भी अच्छी तरीके से करें ताकि जो है हमारा बिल्कुल भी उसके ऊपर स्टिक ना करे। इस तरीके से जो है हम अवन के हिसाब से इसको कर लेंगे कट और रिमेनिंग को रख लेंगे। इसको यहाँ पे लगा लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपने लगा लेना है। इसके ऊपर जो रिमेनिंग आपकी ब्रश के ऊपर लगा हुआ है वही आप इसके ऊपर लगा लें थोड़ा सा, ताकि जो है नजब इस पे प्लीज़ एक ड्रॉप आप ऑयल डालडा कुकिंग ऑयल का डालें। अच्छा, हम नीचे भी लगाएंगे। हाँ जी। और ऊपर भी। देखो थोड़ा सा, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेड जो है वो नीचे से बड़ी ही क्रिस्पी सी बनेगी और स्टिक भी नहीं करेगी आपके उसके साथ। अब आपने सिंपल ले लेनी है। यहाँ से हम ब्रेड की स्लाइसेस उठा लेते हैं। हम 1 और 2 6 बनाएंगे और 6 की हम जो है स्टार्ट करेंगे लेयरिंग। अब हम इसके अंदर जो है फिलिंग करेंगे सबसे पहले। अच्छा, फिलिंग की क्वांटिटी जो है एक्सेस नहीं आपने करनी, थोड़ी ही रखनी है इतना, और इवनली आपने उसको कर लेना है अच्छे से स्प्रेड, ताकि जब हम अपने सैंडविचेस निकालें तो वो जो है मतलब चिकन का वो लोड बर्दाश्त कर सके। इतनी ही फिलिंग आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे चेडर चीज़ स्लाइसेस, क्योंकि ये डबल चीज़ सैंडविच है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ ऊपर भी मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, तो आपकी ये अपनी पर्सनल चॉइस है। इसी तरह से जो है मैं सारे सैंडविचेस को रेडी कर लूँगी। अवन मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है अपना 190 डिग्री के ऊपर। दोनों जो है हमने ऑन की हुई हैं ग्रिल्स, और दोनों ग्रिल आपने इसी तरीके से ऑन करनी है और आपने फिर इनको कुक करना है फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स। बिल्कुल ठीक। और सेम इसी तरह से ये प्रोसीजर रिपीट कर देंगे हम। मोज़रेला चीज़ थिनली स्लाइसेस अगर आपके पास स्लाइसेस हैं, और उसके बाद आपने इसी तरीके से जो है ब्रेड को ऊपर से आप क्रश चीज़ भी यूज़ कर सकते बिल्कुल। हैं, आप चीज़ एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। अगर निकालना चाहें चीज़ नहीं डालनी, वो भी आपके अपने अच्छा जी। पर अब डबल चीज़ कैसे होगा कि हम इसके ऊपर जो है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इस तरीके से इवनली स्प्रेड करेंगे, और इवनली स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े से जो है ऑरिगेनो और मशरूम ऑलिव डालेंगे, ताकि एक ये जो है डबल चीज़ आपको एक लेयर मिल जाए इस तरीके से। और ये जो है बड़ा ही अच्छा सा जो है आपकी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और उसमें जो है एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। और ये हो गया। यहाँ से जो है मैं थोड़े से हैलोपिनोस ले लेती हूँ, इसको इसके ऊपर डाल लेते हैं, ऐसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे कहीं कहीं पे। और मीनवाइल मैं थोड़ी सी अनम की हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। इन द फिलिंग। और इसके ऊपर ऑलिव्स एंड मशरूम्स चले जाएंगे इस तरह से। और लास्ट में हम इसके अंदर थोड़े से जो है स्प्रिंग करेंगे ने मिक्स हर्ब्स, और थोड़े से चिली फ्लेक्स करेंगे जस्ट फॉर द कलर, इस तरीके से। राइट, दैट्स इट। और ये हमारी जो है एक शेप जो है इस तरह से बन जाएगी। ये ट्रे जाएगी अवन के अंदर, और मीनवाइल हम अपना ड्रिंक बनाएंगे, चॉकलेट ओरियो शेक विद ऑलपर्स बनाएंगे। यस। आज मैंने सोचा कि हमने बहुत ज़्यादा जो है
वो ड्रिंक्स बना ली Yes. हुई हैं, तो व्हाई नॉट आज हम थोड़ा सा शेक की तरफ क्योंकि जाते हैं। अब जो है कहीं ना कहीं आपको रोज़ा फील होने लग गया, तो अब आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की भी ज़रूरत है, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं मिल्क शेक भी बनाया जाए आप लोगों के लिए। नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लीमू और नमक की डबल पावर के साथ। नया विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम बार चले और भी ज्यादा। अब ये ट्रे जाएगी अवन के अंदर। जी बिल्कुल, और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से अपने अवन में, जो कि हमने प्री हीट करके रखा हुआ है। अब ये 10 से 15 मिनट में जो है हमारे बड़े अच्छे से जो है सैंडविचेस बन के रेडी हो जाएंगे। और इसको कर देते हैं बंद, और अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। और अब अपनी ड्रिंक तैयार करते जी हैं। बिल्कुल, और ग्लासेस को मैंने रेडी करके रखा हुआ है चॉकलेट सिरप के साथ। आपने अपने ग्लासेस को इसी तरह से फ्रीजर में रख देना है। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ ऑल्पर मिल्क, और ऑल्पर मिल्क के साथ आज हम बना रहे हैं ओरियो चॉकलेट शेक। सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट्स डालेंगे। अच्छा, कोई भी ब्लैक बिस्किट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही स्पेसिफिक एक ब्रांड यूज़ करें। आप कोई ठीक भी है। ब्लैक बिस्किट्स जो हैं इजीली मार्केट में अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें हम 2 से 3 ग्लास के करीब जो है ऐड करेंगे ऑल्पर मिल्क। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रिच और करने के लिए बेशक इसके अंदर क्रीम डाल लें, लेकिन आपको पता है कि ऑल्पर मिल्क अपने आप में ही काफ़ी रिच है। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आइस। इसमें जाएगी शुगर, मैं यहाँ से अगर एक स्पून ले लूँ, थैंक यू। इसमें जाएगी शुगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे बस, क्योंकि इसके अंदर हम चॉकलेट सिरप भी ऐड करें तो वो भी काफ़ी मीठा होता है। आप अपने हिसाब से जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसको कर आप लेंगे, शुगर की जगह स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसको करेंगे और अच्छी, स्किप भी कर सकते हैं ये बात, बिल्कुल। क्योंकि चॉकलेट भी डाल रहे हैं, बिस्किट्स भी आप ऐड कर रहे हैं। और अब करेंगे इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड। हर नेकी का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। चले जी, हमारा जो ओरियो शेक है वो हो गया है रेडी, और अब मैं इसको अपने ग्लासेस में करूंगी पोर। और पोर करने के बाद अगर आप मुझे थोड़ी सी ऑल्पर क्रीम दे दें, जरूर, तो मजीद उसका जो फ्लेवर है जी। वो एनरिच्ड हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके अंदर इसको डालेंगे, और इसके ऊपर जो है मैं बेसिकली थोड़ी सी जो है ऑल्पर की क्रीम, उससे इसकी गार्निश करेंगे हम। क्योंकि नाज़रीन, आप चाहते हैं ऑल्पर्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ 100% प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क है उसके अंदर। आप ऑल्पर्स के मिल्क अगर वैसे ड्राई या नॉर्मल मिल्क नहीं पसंद करते तो आप उनके पास फ्लेवर्ड मिल्क भी है, जी, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट मिल्क है, उनका बादाम ज़ाफ़रान है, आप वो भी पी सकते हैं। बिल्कुल, हमारी जो अरे है वाह, ओरियो शेक जबरदस्त, हो गया बहुत रेडी। और इसको रख देते हैं अपनी टेबल पे, और इतनी देर में जो है हमारे डबल चीज फजीता सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो गए। अब उसको अवन से जबरदस्त, निकालते देख हैं लेते और करते हैं सबसे पहले अपना अवन को बंद, ताकि जो है इसे क्या कहते हैं ना, कुकिंग बंद हो जाए। हाँ। स्टार्ट। और आपने देखा स्मोक निकला। आपने खास ख्याल रखना है जब भी आप अवन के पास जाएं। अमूमन देखा गया है कि ख़वातीन के हाथ जल जाते हैं, बाजू जल जाता है, तो आपने कवर करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को या बाजू को ऐसे कवर करना है कि ट्रे से आपका हाथ मत जले। जी तो बिल्कुल। आप सैंडविचेस देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं, ब्राउन चीज़ जी। मेल्टेड है, और ये डबल चीज़ फहीता सैंडविचेस हमारे तैयार है। बिल्कुल, और इसको कर लेते हैं अपने ट्रे से रिमूव। मैं जरा कोई चाह रही थी कि मुझे कुछ ऐसी कोई चीज़ मिल जाए ताकि जो है इजीली हम इसको रिमूव कर सकें। ठीक है। यहाँ से हम अपना जो है एक्स्ट्रा जितना भी बटर पेपर है उसको कर लेंगे रिमूव। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको एज इट इज़ रखें या आप इसको कट करके रखें, तो हम इसको जो है एज इट इज़ ही रखेंगे अपने प्लेटर पे, और आप चाहें तो इसको कट करके भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, थोड़ा सा कंफर्ट जोन के लिए जो है इसको हमने बिल्कुल पास कर लिया है, और इसको अब हम कर लेते हैं अपने टोंग से उठा लेते हैं प्लेट के ऊपर डिस्प्ले। आप इसको काट के भी डिस्प्ले में कर जी सकते बिल्कुल। हैं। और इसको सर्व किया है मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ, और साथ में जो है हमारा
मज़ेदार किस्म का ऑलपर्स के साथ जो हमने रेडी किया था। ओरियो जो हमारा शेक है वो चॉकलेट शेक वो हो गया है रेडी। यहाँ पे सैंडविचेस रेडी हैं। और अगर आपका मन ना करे चॉकलेट शेक बनाने को तो परेशान नहीं होना, ऑलपर्स आपको चॉकलेट मिल्क दे रहा है, आप वो पी लें, वो शेक जैसा ही है और बहुत मज़ेदार सा है। तो नाज़रीन, इसको अफ्तारी पे एंजॉय कीजिए, बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने फैमिली को सर्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको इफ्तार पकवान लग कैसा रहा है और कौन सी मज़ीद ऑप्शंस और डिशेस हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपने सुनो किचन में बनाएं आपके लिए और आपको सिखाएं। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ख़ास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो आज के दिन के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सदार रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर से। प्रोग्राम में हमारा सेगमेंट शामिल करते हैं इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब का। गुज़श्ता प्रोग्राम में अंबिया की सरज़मीन इराक़ की तारीख़ के हवाले से कुछ अहम बातें हमने आपके सामने रखी थी। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली कासमी साहब। जन्नत, हम लास्ट टाइम इराक़ पे कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। आज अपनी गुफ्तगू का सिलसिले को वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला टूटा था, मगर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के इस कॉल के साथ सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वह रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है, जो बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत दफ़ा अपने आप ही को राज़ी कर रहा होता है। इस दुआ और इस अज़्म के साथ मेरा बोलना, हम सब का सुनना परवरदिगार की रज़ा के लिए हो। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को रिज्यूम करते हैं। लास्ट टाइम बात हो रही थी इराक़ की, और इसमें कोई शक नहीं है इराक़ तहज़ीबों का मरकज़, तहज़ीबों की इब्तदा इस सरज़मीन से हुई। और जब हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं और बड़ी बड़ी वो जो सिविलाइजेशंस थी, जैसे लास्ट टाइम भी बात हो रही थी, समेरियंस, असेरियंस, अकेडियंस, ये सारी जो ख़ानदान भी थे, डिनेस्टीज़ भी थी, वो भी यहीं से उभरी और फिर कौमों की शक्ल के अंदर आगे बढ़ी। तो इराक़ तारीख़ी तौर पर दुनिया के किसी भी खित्ते के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिच है और इसकी रिचनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है। लास्ट टाइम हमने अपने दर्जे पर आजी के साथ जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर यहाँ पर मौजूद है, 27 कमरों पर मुश्तमिल वो घर जहाँ पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत हद तक और बहुत देर तक अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहे, और हत्ता कि पहले अपने पेरेंट्स के साथ, फिर जब ख़ुद बड़े हुए फिर उनकी शादी यहीं पे हुई। उनकी पहली ज़ौजा जनाब सारा के साथ बहुत अरसा वो इस घर में मुकीम रहे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सी नौजवान नस्ल जो ये समझती होगी कि नाउज़ बिल्लाह ये जो मजहबी शख्सियात हैं, नाउज़ बिल्लाह कहीं कोई अफसानवी किरदार तो नहीं है, लेकिन अब मॉडर्न डे आर्कियोलॉजी आसार कदीमा खुद कंफर्म कर रही है इन हस्तियों के मकामात, इन हस्तियों की जो रहने की जगहें थी वो एक्सकेवेट हो रही हैं और दुनिया के सामने आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि मालिक ने अपने नुमाइंदे इस कायनात पर भेजे थे और ये अफसानवी नाउज़ुबिल्लाह किरदार नहीं है, बल्कि हकीकत में ये हिस्टोरिकल फिगर्स थे। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के काफ़िले का आगाज़ किया, एक दर्जे पर रिवाइव किया इस दुनिया में, वो जो जनाब आदम से जनाब नूह अलैहिस्सलाम तक सिलसिला आया, और फिर उसको दोबारा से बड़े पैमाने पर आपने रिवाइव किया, हत्ता कि आपको हुक्म हुआ और आप जो हैं अपनी फैमिली को लेके होली लैंड यानी पैलेस्टाइन की तरफ चले गए और अल्टीमेटली अल खलील जिसको कहा जाता है आज, वहाँ पर आप दफन हुए। मगर आपकी ज़िंदगी के इब्तदाई सारे माह साल इराक़ के अंदर ही गुजरे थे। इराक़ के अंदर जब हम इराक़ की बात करें और बाबुल की बात ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और बेबीलोनियन एम्पायर थी और बाबुल जो शहर था वो दुनिया के वंडर्स में से एक वंडर था। और अगर हम तवारीख को उठाएं तो वो कहते हैं कि ये अपने दौर का मोस्ट मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी था। लेकिन अगर हम अहदनामा जदीद को देखें, बिब्लिकल स्टडीज़ को देखें, तो बिब्लिकल स्टडीज़ में और बाइबल
बाबुल को ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद नहीं करती, क्योंकि बाबुल फहाशी, उरियानी और इस तरह के मामलात से अटा हुआ था। और इस्लामिकली भी कुरान भी इम्प्लाई करता है, और हमारे जो मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर कलाम किया है वो भी बाबुल के बारे में, क्योंकि बाबुल के अंदर ऐसी मॉरल करप्शन बहरहाल एग्जिस्ट करती थी, और बाबुल के अंदर ऐसे अफराद मौजूद थे जो खुदा के मुनकरीन थे, और एक तरह से जादू का, सहर का, मैजिक का ये पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट एक तरह का सेंटर बनी हुई थी। सही। कुरान के अंदर मशहूर एक नैरेटिव है, कुरान के अंदर हारूत और मारूत का किस्सा अल्लाह ताला ने इशारतन बयान किया है। ये हारूत और मारूत दो अल्लाह के फरिश्ते थे जिनको ज़मीन पर उतारा गया था, और ये ज़मीन पर जादू जो है सिखाया करते थे, और कुरान जैसे इम्प्लाई करता है कि ये जादू बामाने आजमाइश के था। अब इस पर अक्सर बात होती है कि ये हारूत मारूत जादू क्यों सिखाते थे। तो बहुत सी वो रवायात जिसको हम अब इस्लामिक हेरिटेज में इसराइलियात कहते हैं, हारूत मारूत का ख़ास तस्वुर हमारे सामने आता है कि हारूत मारूत फॉलन एंजल्स थे, वो इस दुनिया में हाजिर हुए अल्लाह के हुक्म से, और कुछ मामला ऐसा हुआ, कुछ ख़वातीन के हवाले से भी कुछ बात आती है कि उनका इश्क हो गया, और इस तरह की बातें भी, इसराइली रवायात की हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं। और उस सारे मामले को कल्मिनेट करने की एक कोशिश ये थी कि वो जादू सिखाएं और अपने इश्क को कहीं किसी हद तक रियलाइज़ करें, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त को उनका ये अमल जो है पसंद नहीं आया, और रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये कहा कि तुम दुनिया में अजाब लेना चाहते हो, यानी ये जो जादू तुम सिखाते हो इसके एवज़ जो तुम्हें अजाब होगा तुम दुनिया में लेना चाहते हो या आखिरत में लेना चाहते हो। लेकिन क्योंकि वो फरिश्ते थे तो उन्होंने दुनिया का अजाब लेने में आफियत जानी, और एक कुएं के अंदर वो उल्टे लटक गए, और वो क़यामत तक उल्टा लटके रहेंगे। ये रिवायात आपको बिब्लिकल हवालों से भी मिलती हैं, और बहुत से मुस्लिम मुफस्सिरीन ने इसराइलियात से इन्फ्लुएंस लेके इन रवायात को बयान किया है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड नैरेटिव है। मगर बहरहाल कुछ मुसलमानों का ये भी ख्याल है कि ये जो अरबाब मलाइका होते हैं ये मासूम होते हैं, ये ख़ता नहीं करते, और ये टोटली प्रोग्राम्ड होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इनको हुक्म देते हैं ये एज़ इट इज़ वो मामला सर अंजाम देते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हारूत और मारूत को रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाइश के तौर पर इस दुनिया में नाजिल किया, और ख़ास तौर पर जादू, सहर और मोजिज़ाते नबवी के अंदर फ़र्क करने के लिए ये सामने आए। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मलाइका गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया को ये बताना मकसूद था कि जादू एक और ताकत है, एक नेगेटिव ताकत है, जादू से हमने बचना है, जादू टेम्पररी है, और जादू के जो नेगेटिव असरात हैं जैसे मियाँ बीवी में जुदाई और इस तरह के सारे मामलात, ये एक नेगेटिव बात है। और अंबिया के जो मोजिज़ात होते हैं वो परमानेंट नौयत के हैं, वो बड़ी नौयत के हैं, उनका मैग्नीट्यूड बड़ा है, और वो एक बंदे को रब से कनेक्ट करते हैं। तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि हारूत और मारूत शायद उस तरह से नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं थे, बल्कि शायद वो आजमाइश के तौर पर उतारे गए थे। मगर ये बात करने का मकसद ये है कि वो जो बाबुल के रेमनेंट्स हमें मिले हैं, और वो बाबुल के जो आसार आज तक बाकी हैं, वो कुआं आज भी बाबुल के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हारूत और मारूत उसमें उल्टे लटके थे या उल्टे लटके हुए हैं। हुकूमत इराक ने उस साइट को ऑफ कोर्स कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, मगर वो कुआं एग्जिस्ट करता है। और हाल ही में हमारे पाकिस्तानी एक्सप्लोरर डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा भी उस कुएं के करीब तक पहुंच सके हैं। एक बात और यहाँ पे करनी होगी कि बाबुल और दुनिया की दीगर ताकतों की आपस में जो जंगें होती रहीं, तो बेबीलोनियन किंग जिसको हम बख्त नसर कहते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, बख्त नसर जब हमला आवर हुआ होली लैंड के ऊपर, तो वहाँ पे अल्लाह के बहुत से अंबिया मौजूद थे। सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम जिनको प्रॉफिट डैनियल कहते हैं, प्रॉफिट एलिशा जिसको बाइबल में कहा जाता है, हज़रत हिज़कील, प्रॉफिट हैस्कील अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट जेरेमी, ये अंबिया वहाँ पर मौजूद थे। बख्त नसर ने जब हमला किया, इन अंबिया को उसने कैदी बनाया,
इनको जंजीरों में जकड़ा, इनको पाबजोला किया और इनको वो यहाँ पर बाबुल में लेके आया। और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का वो मशहूर वाक़या थ्रू आउट द हिस्ट्री कोट होता है कि उनको एक ऐसी गार में डाला गया जहाँ पर शेर मौजूद थे, उनको शेरों के आगे डाला गया कि नाउज़ बिल्लाह ये नबी अल्लाह उन शेरों की खुराक बने। तो वो गार भी बाबुल में ही मौजूद है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इराक के साथ कनेक्शन, इन अंबिया का इराक के साथ कनेक्शन, और हारूत और मारूत जो बहरहाल मेरा ख्याल है उलमा इस पर हमारी बेहतर रहनुमाई करेंगे कि हारूत और मारूत के हवाले से हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड नैरेटिव है, क्या वही नैरेटिव है, क्या ये दूसरा नैरेटिव भी जो कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि मलाइका गलती नहीं करते बल्कि वो बामानी आजमाइश के उतारे गए थे। ये वो सारे नकात हैं जिन पे हमें बात करनी है। मगर इराक को निस्बत हासिल है सहाबा किराम से, वो कैसे जंग कादसिया हुई और यहाँ पर इराक मुस्लिम एम्पायर का पार्ट बना, और इराक को निस्बत है अहलुल बैत से, हज़रत अली उल मुर्तज़ा से, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन से। हमने आने वाले दिनों में ये बातें भी आपसे शेयर करनी है कि इराक कैसे मुस्लिम एम्पायर का पार्ट बना और इराक में अहलुल बैत कैसे तशरीफ़ लेके गए। आज गुफ्तगू को यहीं पे समेटते हैं। अल्लाह से इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें अंबिया की मोहब्बत नसीब फरमाए और हज़रात अंबिया के नक्श-हाए कदम पर चलने का शरफ इनायत फरमाए। थैंक्स अ लॉट उज़ैर एंड जन्नत। सैयद फरहाद अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इराक की जो तारीख़ है उस हवाले से बता रहे थे। बहुत से अहम जो वाक़यात हैं उन्हें कोट किए। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। ब्रेक के बाद सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान में दस्तरखानों पर चटपटी, मज़ेदार और तली हुई अशिया की बहार आ जाती है। और अशिया की जब बहार आती है तो उसमें समोसे होते हैं, पकोड़े, कचौरी जैसे लवाजमात के बगैर इफ्तार हमें अधूरा सा लगता है। यही वजह है कि घर हो या बाजार, इफ्तार के वक्त गर्मा गर्म पकोड़ों, खस्ता समोसों और चटनी की चटखादेदार खुशबू का एक खास ही माहौल होता है। बिल्कुल, आपने ऐसी बातें कर दी हैं तो मेरा ख्याल है अब और ताखीर नहीं करते और इंतजार नहीं करते। इसी हवाले से हमारी रिपोर्टर रुबीना यूसुफ ने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके गड़ी शाऊ में और आप देख सकते हैं कि इफ्तार में चंद ही घड़ियाँ बाकी हैं और लोग किस तरह से इफ्तारी के लिए यहाँ पर ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं और रश लगा हुआ है। समोसे, पकौड़े, कचौड़ी के लिए लोग आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि इफ्तारी में क्या चीज़ बहुत पसंद है, मशरूबात में क्या पसंद है और इफ्तारी किस एक जो डिश के बगैर उन्हें इनकम्प्लीट लगती है। तो अभी हमारे साथ रहिए, आपको भी दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तारी के लिए यहाँ से क्या खरीदा आपने? तो समोसे और कचौरी बच्चों की फरमाइश थी तो आज वो हम लेने आए हैं यहाँ पर ना। तो घर पे आप क्यों खुद नहीं बनाती, यहाँ से लेने आती? आज स्पेशल डे था, घर में ही बनाते हैं सारा कुछ माशाल्लाह से, लेकिन आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज हमने बाहर का खाना है। इफ्तारी में क्या पसंद है? मुझे तो ये दही भल्ले वगैरह पसंद है बस। दही भल्ले बहुत पसंद और है। ज़्यादा पानी पीने को दिल करता है। अच्छा, पानी पीने को पसंद करता है। मीठा पानी पीती है, सादा पानी? सादा पानी, मीठा नहीं सादा। और घर पे बना हुआ क्या पसंद है? घर का बिरयानी। बिरयानी पसंद है। हाँ जी। बाहर से क्या खरीदती हैं? बाहर से मुझे कुछ भी चीज़ नहीं पसंद। समोसे वगैरह, ये चिकोड़ी इनकी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है। अदरवाइज तो मैं घर में जो चीज़ें बने वो अच्छी होती हैं। ये क्वालिटी अच्छी है और म्यार है। और समोसा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दस्तरखान पे समोसा ना नजर आए तो आपकी इफ्तारी मुकम्मल नामुकम्मल है। अच्छा, इफ्तारी का वक्त है, क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है इफ्तारी में? सैलड हो गई, फ्रूट चाट, दही भल्ले, समोसे। इफ्तारी में क्या पसंद है? चिप्स। चिप्स आपको बहुत पसंद है। आज आपने क्या खरीदा बाहर से? समोसे। मामा अच्छी क्या बनाती है मामा खाने में? कीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका रोज़ा है आज? जी। और ये क्या चीज़ है? समोसा पट्टी। समोसा पट्टी। ये कौन बनाएगा घर पे? बहन बनाती है। बहन सबसे अच्छा क्या बनाती है? समोसा पट्टी। इफ्तार में क्या पसंद है? इफ्तार में दही भल्ले, समोसे, रोल वगैरह मामा ने घर में बनाया है। वो हर घर में रोल और समोसा चलते हैं। वो रमज़ान की मेन डिश है। रमज़ान के बाद नहीं खाते? नहीं, बस रमज़ान में डेली रोल और समोसा। जी। दही भल्ले कौन बनाता है घर में? मामा। सर, क्या पसंद है इफ्तारी में आपको? समोसे, कचौरी वगैरह। समोसे पकौड़े बहुत पसंद है।
तो कितना भागना पड़ता है आपको समोसों पकौड़ों के बाद? नहीं, आज ही छुट्टी थी तो इसलिए आज चले गए, वरना घर पे ही बनता है सारा। इफ्तारी में क्या खाती हैं? हम समोसे खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं और काफ़ी कुछ खा लेते हैं। पसंद क्या है बहुत ज़्यादा? मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है रोल्स। रोल्स आपको बहुत पसंद है, चिकन रोल्स या आलू वाले? चिकन रोल्स। चिकन रोल्स बहुत पसंद है। कौन बनाता है घर पर? मेरी चाची बनाती हैं। इफ्तारी में क्या पसंद है आपको? इफ्तारी में सबसे पहले तो टांग पीने में पसंद है, गर्मी अभी अब मौसम आ रहा है, लेकिन बाकी फ्राई आइटम्स मुझे बहुत पसंद है। चिप्स वगैरह हो गए, समोसे, रोल और चीज़ वगैरह की जो आइटम्स होते हैं, जैसे रोल के अंदर चीज़ वगैरह डाल। तो बाहर के समोसा पसंद है या घर पर अच्छे? नहीं, घर के बने हुए, घर के ज़्यादा हाइजीनिक भी होते हैं और फिर वो अपनी मर्जी से आप उनकी फीलिंग्स भी कर सकते हैं, इस वजह से घर के ज़्यादा मज़े के हैं। तो आज आपने बाहर से क्या खरीदा इफ्तारी के लिए? आज हम लोग असल में जा किसी के घर इफ्तारी पे रहे हैं, हमारी इफ्तारी है इस वजह से। ओके, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और यहाँ पर हमने मौजूद लोगों से गुफ्तगू की है। हर एक का जो इफ्तार का दस्तरखान है वो पकौड़ों समोसों के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और हमारी आप सब के लिए नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं कि आपके घरों पर भी खुशियाँ और बरकतें हों। रमज़ान का बाबरकत महीना है, अपनों के साथ बैठे हैं, इफ्तारी कीजिए। और रमज़ान का जो महीना है ये सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, बल्कि एक इज्तिमाई जज्बे का नाम भी है, जहाँ पर हम एक साथ बैठ कर खुशियाँ बाँटते हैं। और अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में भी इजाफा करे, आमीन। बिल्कुल जी, ये तो फिर रुबीना ने किस तरह से बड़ा खूबसूरत एक पैकेज बनाया। और आपको पता है कि रमज़ान की तो ये सौगात है, लोग समोसे, कचौरियाँ, पकोड़े, इनके बिना तो इफ्तारी को जनाब अधूरा ही समझते हैं। लेकिन मसला ये कि ये फिर डीप फ्राइड चीज़ें आपको एतदाल के साथ खानी चाहिए। अगर कम वो खानी खाएंगे चाहिए, तो क्वांटिटी बेहतर है। कम हाँ। खाएं, लेकिन क्वांटिटी कम कर दे। तो आगे बढ़ते हैं उज़ैर, और अब मैं आपको लिए चलती हूँ बरतानिया के शहर लीड्स में, जहाँ पर जो सिख कम्युनिटी की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया है। तो हमारे जो रिपोर्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद इफ्तार हैं। पार्टी में मुस्लिम इफ्तार- कम्युनिटी समेत सिखों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तो हमारे नुमाइंदा खुसूसी कासिम अली हमारे साथ हैं। जी कासिम, बताइए। जी बिल्कुल, पिछले 5 साल से सिख कम्युनिटी की जानब से मुसलमानों का ये इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। और इनका ये कहना है कि ये मुसलमानों के लिए इफ्तारी करा के इनको दिली सुकून मिलता है। आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। ये यहाँ के मकामी बिजनेसमैन हैं। सानू खुशी मिलती आ इफ्तारी करा के, ते बहुत सोहना लगता सानू इदां लगता जिदा मतलब साडी भैन भरा फिर रहे हैं, तो बड़ा सुकून मिल रहा है, खुशी मिलती है, इन्नी खुशी मिलती है जो तुम पुछ नहीं सकते। छुट्टी जल्दी कर देने ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ? जी बिस्मिल्लाह रहमान, ये कोई नई गल नहीं है, हर साल इफ्तारी आती है। और सिख मुस्लिम कम्यूनिटी का जोड़ा भाईचारा ना ये कायम देम है। तो इफ्तारी दे के मुसलमानों नाल हमदर्दी का आधार करते हैं और अल्लाह ताला इन्हों कायम दायम रखे और इन्होंने कारोबार भी बरकत करे। जी जिस आपने देखा कि यहाँ लोगों का भी यही कहना है कि सिख कम्युनिटी की मुसलमानों के लिए इस तरह इफ्तारी कराना रवादारी, भाईचारे और हम आहंगी की जो एक उम्दा मिसाल है। जी तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे उज़ैर। और वैसे भी जब भी हम मजहबी हम आहंगी देखते हैं तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। इत्तेफाक में बरकत है, हारमनी का बड़ा खूबसूरत एक इम्तिजाज है जो देखने को मिला। और इसी तरह से होना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना और चाहिए। एक दूसरे को वो दुआएं दे रहे थे कि इनका कारोबार अच्छा चले, तो बहुत अच्छा लगता है ये। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखने और इबादत करने से जहाँ रूह की सफाई हो रही है, तो वहीं जिस्म के अंदर भी बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जिसका जदीद साइंस खुलकर एतराफ़ कर रही है। और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि रोज़ा कई बीमारियों की रोकथाम और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। एक नई अमरीकी तहकीक में माहिरीन ने रोज़े के कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज फवाइद का एतराफ़ किया है। तहकीक के मुताबिक खाने की आदत बराह रास्त इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होती है और हर वक्त भरे पेट के साथ रहना दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है, जिससे इंसान फालिज, रेशे और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। तहकीक के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन फाका करने से इन बीमारियों से बासानी बचा जा सकता है। मगर आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये फवाइद उजागर कर दिए थे। हमारे प्यारे आका अमूमन पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। अच्छा, मेडिकल साइंस में बताया जा रहा है कि रोज़ा रखने और इबादत से जिस्म से जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं, निज़ामी इंतज़ाम बेहतर होता है और जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर होता है, चर्बी जो है वो कम बनती है, वज़न कम होता है और इससे जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम हो जाता है।
दिल की बीमारियों की बात करें तो जो दिल की बीमारियों का खदशा होता है वो भी इंतहाई कम हो जाता है। इसके साथ साथ दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है, जहनी तनाव में कमी होती है और रोजादार खुद को दिमागी तौर पर एक्टिव महसूस करता है। बहुत से कितने फ़वाइद हैं, फायदे हैं मतलब इसके? रमज़ान के अलावा भी आप जो है ये प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन तो रेकमेंडेड है वैसे भी, और आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का वैसे बड़ा रिवाज बहुत है। ट्रेंड अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो नाजरीन बेसी खबर के बाद अब ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। देखते रहिए सदाए रमज़ान। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हम एक डिजिटल इनकलाब के दौर में जी रहे हैं जहाँ काम के रिवायती अंदाज तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। कामयाबी अब सिर्फ अच्छी नौकरी हासिल करने तक महदूद नहीं रही, बल्कि अपनी महारतों को, स्किल्स को रोएकार लाकर खुद मुख्तारी हासिल करने में है। पाकिस्तान में भी डिजिटल करियर जैसे कि फ्रीलांसिंग, यूट्यूब और पॉडकास्टिंग बेहद मकबूल हो रहे हैं और नौजवान नस्ल नौकरियों की तलाश की बजाय अब खुद अपना रोजगार पैदा कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में फ्रीलांसिंग के शोबे में चौथे नंबर पर है और हजारों नौजवान घर बैठे अपनी महारतों के जरिए बेहतरीन कमाई कर रहे हैं। जहां यूट्यूब को सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म समझा जाता है, वही पॉडकास्टिंग भी एक उभरता हुआ मीडियम है जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है जो अपनी आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि नए फ्रीलांसर्स कहाँ से और कैसे आगाज करें, आजकल कौन सी स्किल्स हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है, और क्या पॉडकास्टिंग यूट्यूब के मुकाबले में एक बेहतर करियर साबित हो सकती है? तो इन तमाम सवालात के जवाब जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर और पॉडकास्टर हाफिज अहमद साहब। हाफिज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। थैंक यू वेरी मच। हमें ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया, आपके ख्याल में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का मुस्तकबिल क्या है और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और सीखनी चाहिए और उन्हें सीख के नौजवान अच्छी कमाई कर सकते हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग का जो फ्यूचर है वो तो इंटरनेट के साथ मुंसलिक है। अगर इंटरनेट अच्छा रहेगा तो फ्रीलांसिंग चलती रहेगी, लोगों का काम चलता रहेगा। बाकी जहाँ तक आपने स्किल्स की बात की है ना, ये बड़ी गलत फहमी पाई जाती है हमारे यहाँ कि हम देखते हैं कि ये स्किल आजकल टॉप पे जा रही है तो सारे उसी के पीछे लग जाते हैं। आपने देखा होगा एक दौर था 90s का, जब सारे कहते थे हमने ICS करना है, फिर 2001, 2, 3, 4 में सारे आईकॉम की तरफ चले गए, तो हम लकीर के फकीर ऐसे चल पड़ते हैं। मेरी फील्ड अब ई कॉमर्स के अंदर मेनली अमेजोन है। मैं अमेजोन में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की, अपने पैसे भी लगाए, पैसे भी डूबे, टाइम भी डूबा, कुछ नहीं कमा रहे। और मैं ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स को जानता हूँ जो 30-40 लाख रुपए लाहौर में बैठ के कमा रहे हैं। उन्होंने आगे टीम रखी हुई है, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्किल टॉप पे है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। मसल मैं ये बड़ी मेरी एग्जाम्पल जो है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब कहने के बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन दोबारा दे रहा हूँ। हम लड़के हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। आप और मैं ऐसे हेयर ड्रेसर को जानते हैं कि जब भी जाएंगे खाली बैठा होगा और 100 रुपए में कटिंग कर देगा। लेकिन हम उसके पास क्यों जाते हैं कि हम वेट करते हैं, 2-2 घंटे अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, 2000 भी पे करते हैं। उसके पास स्किल्स अच्छी हैं। लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती हैं। आप ऐसे पार्लर वाले को जानती होंगी जिसको जब कॉल करेंगे घर आके काम कर देगी। क्यों नहीं करवाती सब लड़कियों से? मतलब एक वो लोग हैं जो उसे करवाएंगे, एक वो लोग हैं जो नहीं जी हमने फ्ला पार्लर पे जाना है, उधर आप पैसे भी ज्यादा देंगे, वेट भी करेंगे, अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे। यही काम इधर। अच्छी सर्विसेज मिल रही अगर हैं आपके पास स्किल अच्छी है ना, सर्विसेज अच्छी है, तो आप कोई भी सर्विस बेच लेंगे। अगर आप सिर्फ लकीर के फकीर बन के कोई एक स्किल सीख लेते हैं, उसके पीछे चल पड़ते, तो फिर आप पैसे अच्छा, आपने नहीं बना सकते। फ्रीलांसिंग की बात की है कि लोग 30, 35 लाख कमा रहे हैं। ये बताइएगा कि एक तासुर पाया जाता है, जो घर बैठा होता है तो वो समझा जाता है कि ये क्या काम कर रहा है। तो फ्रीलांसिंग एक मुकम्मल नौकरी है या उसके साथ कोई और नौकरी करनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए? नहीं, लोग तो अपनी नौकरियां छोड़ के ये कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें मजे की बात बताता हूँ। हमारे एक दोस्त है डॉक्टर अवैस अमीन, वो म्यू हॉस्पिटल में था 18 ग्रेड पे मेडिकल ऑफिसर। तो उसने वहाँ से रिजाइन करके उसने कहा जी मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। वो पहले कर रहा था और उसने फ्रीलांसिंग से अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया। अमेजोन की फ्रीलांसिंग से बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, उसकी अच्छी स्किल थी, उससे पैसे कमाना शुरू कर दिए। अब जॉब छोड़ दी, घर बैठ गया। घर वाले परेशान हो गए कि हमारा बच्चा ना किसी गलत काम पे चल पड़ा है, इसके पास पैसे भी हैं और ये काम भी नहीं करता। अब घर वाले उसके बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा जी पंजाबी में कि मेहनत करके पूरी ज़िंदगी ला के इन्होंने डॉक्टर बनाया है, घर बह गया। उधर से उसने रिज़ाइन किया हुआ है। इवेंचुअली उसको चंद महीने बाद किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई तो कोई ऑफिस बना ले, सुबह 9 बजे चला जाकर शाम 5 बजे आ जाकर। जब उसने ऑफिस बनाया, घर से जाना शुरू हुआ, तो उसके घर वालों की जान में जान कि ये वाकई कोई काम कर रहा है। तो ये काम है, बेसिकली तो ये काम है ना, आप घर पे बैठ के भी काम ही कर रहे हैं।
लोग कुछ लोग ये समझते हैं अच्छा इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है ना। लोग आपको ऑनलाइन अप्रोच करते हैं जी हमें ना 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन जमा कराएं, उसके बाद आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को फॉरवर्ड करने के लिए, ये सब फ्रॉड है। फ्रीलांसिंग में ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये प्रॉपर जॉब है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये जॉब आपने घर बैठ के करनी है। फ्रॉड के भी नए नए तरीके हैं। वो कहते हैं आप टोकन दे दें गाड़ी का, 10,000 दे दें, आप आके देख लीजिएगा, तो वो बाद में ना बंदा मिलता है ना बाद में उसका नंबर मिलता है। आप सब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम उन नौजवानों का भला करना चाहते हैं। ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद ज़रूरी है? सबसे पहली गलती यही है कि जब कोई आपको ये कहे कि आप आओ काम करते हैं महीने बाद पैसे मिलेंगे, सबसे पहली गलती यही करते हैं लोग। सही। अगर आप फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं तो अपने माइंड में रखें, अपने आप को 6 महीने 8 महीने 1 साल दें कि मैंने मेहनत करनी है और काम करके पैसे कमाने हैं। आपको कोई भी बंदा फ्रीलांसिंग में शॉर्टकट दिखाए तो समझ जाए कि फ्रॉड है। काम से मुराद ये, अभी हमारे सेगमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, हम लाइव हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं सारी चीज़ें। आपके पास एक एडिटर बैठा है जो इसको बाद में इसमें अगर कोई इशू है तो उसको ठीक करेगा, इसका थंबनेल लगाएगा। अब चलें, जो थंबनेल लगाएगा लड़का, जो इसका थंबनेल डिज़ाइन करेगा, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस वक्त सुनो के ऑफिस में बैठा हो? वो अपने घर बैठ के भी तो थंबनेल भेज सकता है। तो यही फ्रीलांसिंग है काम। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके देनी है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने किसी को वेबसाइट बना के देनी है, मोबाइल ऐप डेवलप करके देनी है, काम करके देना है, लेकिन घर बैठ के करके देना है। तो अगर कोई ये समझ ले कि बगैर काम के, तो बगैर काम के कुछ भी नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं है। इस पे बात कर लेते हैं, यूट्यूब पे बात कर लेते हैं कि आजकल हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है और डेली लाइफ व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है और बेतहाशा पैसे कमाना चाहता है। तो देखने वालों को बता दीजिएगा कि डेली लाइफ व्लॉगिंग के अलावा मजीद क्या कंटेंट बनाया जा सकता है जिससे आप पैसे कमा लें यूट्यूब से? अच्छा, यूट्यूब से मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है ना अभी तक, आप किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें तो सबसे ज़्यादा उस पर व्यूअरशिप आती है। अब या चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो वैसे कोई मतलब यंग जनरेशन के लिए स्टडी के हवाले से है, बाहर जाने के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, कि आपने किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे करना है, एजेंट के पास ना जाएं, उससे आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीज़ है ना, उस पर अगर आप जाते हैं, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग या कोई भी एक कंटेंट है, उसका ना एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद वो एंड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम और सोल्यूशन, अब आप देखें ऐसे लोग जो हेल्थ पे बात करते हैं तो हेल्थ में नए नए इश्यूज आते रहते हैं। तो आप किसी ऐसी चीज में जाएं जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, बजाय इसके कि आप एक ही चीज लोगों को डेली दिखा रहे हैं, उसमें एक टाइम आता है डॉक्टर के जो चैनल्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए ना, बिल्कुल इंडिया में ऐसे कंटेंट की लाइफ बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स को कर रहे हैं और मिलियंस आप सब ये बता दें कि एक तो यूट्यूब से अच्छी कमाई के लिए किन चीजों को फोकस करना चाहिए और कौन सा कंटेंट ऐसा जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा है? अच्छा, फोकस जो करना चाहिए वो करना चाहिए कंसिस्टेंसी पे। अगर कोई भी बंदा ये समझे कि मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, रात को मिलियन पे जाएगी, सुबह $10,000 अकाउंट में होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। डेली आपको बंदे के साथ हो जाता है, उसको देख के वो किसी एक के साथ ही खासा जो हो गया। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और मैं अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं जी हमें कोई 5 टिप्स दे दें, 3 टिप्स बता दें यूट्यूब की 10। मैं कहता हूँ 1 लाख है और 1 लाख दफ़ा एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनका कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कंसिस्टेंट रहे, आज अच्छे पैसे बना रहे हैं। और अच्छे कंटेंट वाले भी इस वक्त बिल्कुल डेड बैठे हैं कि उन्होंने 2-3 महीने के बाद कहा यार पैसे नहीं बन रहे, छोड़ देते हैं। पॉडकास्टिंग की बात कर लेते हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड है इसका। इस बारे में बताइएगा कि आजकल अगर हम पॉडकास्टिंग की बात करें तो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए, या वो ट्रेंड पे हैं, अच्छे व्यूज़ आएंगे, लोग सुनेंगे? दुरानियां भी खास तौर पे इसके अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वो है किसी की पर्सनल लाइफ। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसके ऊपर आती है। ओह, मसालेदार गुफ्तगू। मसलन अगर मैंने किसी बंदे के साथ 2 घंटे की पॉडकास्ट की है, उसमें आधा पौना घंटा हमने कोई इल्मी बात की है, कोई तहकीकी बात की है, कोई अच्छी बातें की हैं, उस पर वो व्यूअरशिप नहीं आएगी जो उस क्लिप पे आएगी जिसपे हंसी मजाक हुआ है, या जिस क्लिप में बात हुआ कि आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपकी सैलरी कितनी है, पैसे कितने कमाते हैं, शादियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, लव मैरिज थी, अरेंज थी, इस पे व्यूज आते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लोग ये देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर पॉजिटिव की तरफ जाना है, और अगर पॉजिटिव काम करें तो यकीनन उसकी भी एक ऑडियंस बिल्कुल एक ज़ाहिर है और उसको भी लोग देखते हैं। लत हम नहीं लगाई है ना, तो अब अच्छे कंटेंट की भी लगानी है। अब सब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 2 घंटे से जायद का भी, आइडियली कितना दुरानिया होना चाहिए पॉडकास्ट का? अब मैं अपने लिए जो है वो तकरीबन 1 घंटा 1 घंटे से ऊपर होती है मेरी पॉडकास्ट। लेकिन कुछ मेरी पॉडकास्ट 3.5 घंटे पे भी गई हैं, 2-2 ढाई घंटे की भी हैं। वो अब डिपेंड करता है कन्वर्सेशन कैसी चल रही है। यानी जब हम बैठते हैं तो हम ये प्लान करके नहीं बैठते कि हमने इसको 1 घंटा ही करना है। कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जा रही है तो हम उसको खींच लेते हैं 1.5-2 घंटे पे। अब सब अगर इतनी लंबी गुफ्तगू चल रही है तो फिर एक सवाल ज़हन में आता है ना कि इसके लिए तो पूरी रिसर्च भी है, जो गेस्ट आपके सामने बैठा आपको उसका सब कुछ पता होना चाहिए, आपकी पूरी टीम भी होनी चाहिए। यानी लोगों को तो नजर आता है ये 3-3.5 घंटे में हो गया जनाब, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। तो ये बताएं कि जो पॉडकास्ट कर रहा है वो कोई और काम भी कर सकता है या इसी से फुर्सत नहीं है उससे?
नहीं, अच्छी खासी फुर्सत भी होती है। अच्छा। क्योंकि मैं अपनी टीम को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, वो लोग काम करते हैं। आपकी तो टीम है ना, 2-3 घंटे में रिकॉर्ड करके उठ उनकी जाता तो हूँ। टीम्स है बहुत बड़ी, लेकिन जो दूसरे हैं जो नए आए हैं जिन्हें चंद मौके हैं, हाँ तो उसमें भी टाइम होता है, कोई इतना भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सारा काम है, ठीक है, आपने रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिटिंग अगर आपने खुद करनी है, एसईओ आपने खुद करनी है, अपलोडिंग आपने खुद करनी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कोई और काम ना कर सकें। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपको? स्टार्ट में कितने पैसे लगाने पड़ते हैं माइक के लिए, कैमरा के लिए, उस कुर्सियों के लिए, टेबल के लिए? अच्छा, ये अगेन डिपेंड करता है। एक पॉडकास्टर है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने नाम इसलिए कि मुनासिब नहीं है बात, उसने 1 करोड़ रुपया लगाया था अपने सेटअप पे और उसकी पॉडकास्ट नहीं चल सकी, वो खत्म हो गया, चला गया मार्केट से। और मैं ऐसे पॉडकास्टर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने 50-60 हज़ार रुपये के नॉर्मल से माइक लिए शुरू किया और चल पड़े। ये कन्वर्सेशन पे और कंटेंट पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं शुरू कर पाते कि हमारे पास तो रोड के शोर के माइक्स नहीं है, हमारे पास सोनी के वो 4K या 8K कैमरा नहीं है। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट अच्छा है तो बनाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे आएंगे उसी पैसे से आप फिर गैजेट्स भी बना लीजिएगा। तो गैजेट्स अच्छे होना जरूरी नहीं, यहाँ पे कंटेंट और कंसिस्टेंसी। अच्छा, आप सब अब तो मतलब मेरा ख्याल आप किसी को कॉल भी करते होंगे, वो उससे मिस भी हो जाती होगी तो वो आपको खुद कॉल बैक कर लेता होगा। लेकिन पहले अगर हम शुरू की बात कर लें, चंद माह पहले की या साल पहले फिर चले जाएं, तो जब आप इस काम में नए आए थे तो गेस्ट अरेंज करना, उनको बुलाना, उनको कन्विंस करना, ये कितना मुश्किल था और फिर आपने इसमें महारत कैसे हासिल की? अच्छा, इसके अंदर भी मैंने पहले दिन ही कह लें या पहले महीने में ही ना एक बंदा हायर कर लिया था। अच्छा, मैनेजर हायर कर लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ई-कॉमर्स का काम कर रहा था, मेरा बिजनेस भी अच्छा था, सारे मामला ठीक थे। और मैं टीवी चैनल्स पे भी जब पॉडकास्ट शुरू किया, उससे पहले 4-5 साल से टीवी चैनल्स पे जा रहा था, तो मेरी कोई मुनासिब सी पीआर भी थी ऑलरेडी। तो फिर जो मैंने मैनेजर हायर किया वो भी टेलीविजन इंडस्ट्री का हायर किया, एक अच्छे चैनल पे वो काम कर रहा था। मैंने कहा आप मेरे लिए भी गेस्ट अरेंज कर दिया करें। तो शुरू में भी जब गेस्ट को जाती थी, शुरू में मुश्किल होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी करना होता है उनको जब वो मेरे पुराने को लिंक्स भेजते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे एग्री हो जाते हैं, आ जाते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। पॉडकास्ट के हवाले से भी हमें ज़रा ये बताएं मज़ीद कि कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं, मतलब एक तो आपने बताया चटपटी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं लोग, पर्सनल चीज़ें सुनना चाहते हैं, और कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनका नौजवान जो हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं इंतखाब करें तो वो जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? जल्दी से मुराद हमारा ये नहीं 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। ज़ाहिर है अपने आप को साल 2 साल तो देने होंगे। मेडिकल की फील्ड बहुत अच्छी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हों, आप किसी डॉक्टर को बिठा के कर लें। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी लोगों के प्रॉब्लम आते हैं, तो मेडिकल की फील्ड में मैंने देखा है कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हर बंदे को आजकल कोई ना कोई मसला तो है ना। हाँ जी, फास्ट फूड खाते हैं, सबको कोई ना कोई बीमारी है, और हर फिर अलामतें इतनी बता दी जाती हैं तो लगता है कि ये में से 2-4 तो मेरे में लास्ट वो मेरे ख्याल है आपके दौर में भी शायद वही होगी। इंग्लिश की हमारी बुक थी मैट्रिक में या इंटर में, अ मैन हू वाज अ हॉस्पिटल। हाँ, एक वो स्टोरी थी पूरी, उसमें यही था कि वो जो बात सुनता था वो कहता था ये बीमारी मुझे है, ये जी जी। तो इस तरह की चीजें होती है, लेकिन 1-2 चीजें जो हर बंदा चाहता है, हर बंदे के आजकल मसले हैं कि जी मेरा वजन बढ़ रहा है, वजन कैसे कम करना है। वजन कम करने पे 50 टोट के बता दें, लोग 50 के 50 सुन लेते हैं। मेरी स्किन खराब हो रही है, एक्ने का इशू है, कैसे ठीक करनी है, कामों पे बहुत सारे जो है ना वो बन जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इस पे रिसर्च करके काम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप सब अब बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करें, इसी तरह अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहें। हमें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, और जो थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड का भी बना रहे हैं, उम्मीद है वो भी बेहतर कर लेंगे, बेहतरी ले आएंगे आप जैसे लोगों को देख के आइडियलाइज करके। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हाफिज़ अहमद साहब बता रहे थे कि किस तरह जो नौजवान हैं वो क्या यूट्यूब से और साथ ही साथ पॉडकास्ट के जरिए वो कौन से मौज़ूआत का इंतखाब कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, रोज काम आपने करना है और मायूस नहीं होना। स्टार्ट में व्यूज नहीं आएंगे, स्टार्ट में हो सकता है कि व्यूज ना आए, आप मायूस हो जाएं, लेकिन आपने साबित कदम रहना है और 1 साल मुसलसल काम करना है और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। यही हमने आज सीखा हाफिज़ साहब से, और आपने इस पे अमल भी करना है। बिल्कुल। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि इख्तिताम की जानिब हम जा रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि दुनिया में हर दौर में ऐसे नेक दिल इंसान मौजूद होते हैं जिनकी बदौलत अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पर रहमत फरमाता है। ये वो हस्तियां होती हैं जो इबादत के साथ साथ सखावत, इखलास और मोहब्बत का पैकर होती हैं। जी हाँ, इसी हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड आरिफ वड़ाइच साहब अपनी किताब मेरा रब मेरा दोस्त में हदीस मुबारका बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 40 अफराद ऐसे हैं जिनके दिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल की मिसल होंगे। अल्लाह ताला उनकी वजह से अहले ज़मी का दिफा करते हैं, उनको अब्दाल कहा जाता है। उन्होंने ये मकाम नमाज, रोज़ा और सदका वगैरह से नहीं पाया। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने ये मकाम कैसे पाया?
तो आपने फरमाया सखावत और मुसलमानों के साथ इखलास का मुजाहरा करने के साथ इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह से एक दूसरी रिवायत में है कि उन 40 अफराद से ज़मीन कभी भी खाली नहीं होती। उनमें से अगर एक फौत हो जाता है तो फिर अल्लाह करीम उसकी जगह एक और मुतय्यन फरमा देते हैं। अल्लाह के नज़दीक मकाम और मर्तबा सिर्फ इबादत के लिए महदूद नहीं बल्कि सखावत, इखलास और इंसानियत की खिदमत भी जन्नत के रास्ते की निशानियाँ हैं। यही वो खूबियाँ हैं जो किसी इंसान को अल्लाह का ख़ास बंदा बना सकती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल भी रहमत और मोहब्बत के नूर से मुनव्वर हों तो हमें अपने रवैयों में इखलास, नरमी और सखावत को अपनाना होगा। इसी खूबसूरत दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल के रोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।